कविताएं विभिन्न डिजिटल मंचों पर पत्रिकाओं के माध्यम से हम पढ़ते रहते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है आपातकाल को लेकर। हम आपातकाल की चर्चा करते हैं, मगर आपातकाल में हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता ने क्या भूमिका निभाई, किस तरह प्रतिरोध की भूमिका में साहित्य और पत्रकारिता आई है, उसको लेकर के उनकी आपातकाल हिंदी साहित्य और पत्रकारिता पर महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा आलोचना का स्वराज नाम से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी आई है, और वो लगातार सिर्फ उपन्यास, कविता या अन्य विधाओं पर ही नहीं लिखते, आलोचनात्मक लेख लिखते, बल्कि फिल्मों पर और जो फिल्म माध्यम है उसको लेकर के भी उन्होंने गंभीर अध्ययन किया है, और लगातार उनके लेख हमारे आते रहते हैं। दर्जनों पत्रिकाओं में, अखबारों में कविता और आलोचना प्रकाशित होती रहती है। साहित्य के साथ कला माध्यमों और सामाजिक विज्ञान के रिश्ते पर लगातार उनका चिंतन और लेखन है। आजकल ज्ञान के विकास में नदी, यात्रा और स्वप्न के रिश्ते की वो पड़ताल कर रहे हैं, उसमें संलग्न है। अभिनव कदम पत्रिका का सह संपादन भी वो कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है, और जो पत्रिका कई विशेषांक आए हैं। तो आज हमने संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनुमा शर्मा जी को आमंत्रित किया है। वो रोला बार्थ और जाक डेरिडा के माध्यम से, आप सभी जानते हैं कि 1960 के दशक में फ्रांस में विकसित बौद्धिक विश्लेषण एवं चिंतन की जो एक पद्धति आई, उसने हमारे यहाँ के भी साहित्य चिंतकों को, भाषाविदों को, दार्शनिकों को और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत गहरे प्रभावित किया है, जिसको उन्होंने अपने स्तर से, अपने तरीके से समझा है और विश्लेषित किया है। अमूमन इस तरह के विषयों को लेकर के हिंदी में पुस्तकों का अभाव है। जो पुस्तकें हमारे बीच आई हैं, वो चाहे सुदेश पचौरी की हो या जगदीश्वर चतुर्वेदी की हो या अन्य लोगों की हो, वो एक तरह से बहुत ही ऐसी भाषा का उपयोग उनमें हुआ है, और एक तरह से अनुवाद की भाषा है कि बहुत सरल तरीके से उसको समझने में विद्यार्थियों को मुश्किल आती है। इसलिए हमने अमरेंद्र कुमार शर्मा जी से अनुरोध किया था कि आप संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद को हमारे शोधार्थियों के लिए सरल तरीके से व्याख्यायित करें, बात रखें। वो कुछ पुस्तकों का जिक्र करेंगे, वो कुछ रिसोर्स जो सामग्री है उसका भी जिक्र करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जब वो बोल रहे होंगे तो आप बहुत जरूरी जो बातें हैं उनको नोट करते रहेंगे, और अंत में, जैसा कि मैं कहता हूं कि अंत में हमारे विद्यार्थी जिनके मन में जिज्ञासा उपजती है, कुछ पूछना चाहते हैं, उसका वो जिक्र करेंगे और अमरेंद्र जी बात करेंगे, और हमारे शोधार्थियों में से कोई एक, शिव नारायण या कोई अन्य व्यक्ति, उनका आभार व्यक्त करेगा, और इसी के साथ ये क्लास खत्म होगी। मैं एक बार पुनः अमरेंद्र जी का बहुत स्वागत करते हुए और आपको ये बताना चाहता हूं कि अमरेंद्र कुमार शर्मा जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के इलाहाबाद केंद्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मेरे साथ रहे हैं, काम किया है। यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी उस दौरान जो MA, MPhil, PhD कर रहे थे, उनसे संबद्ध रहे हैं, और उन्होंने उनके ज्ञान का, उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया है। एक बार इलाहाबाद, भले ही डिजिटल मंच के माध्यम से, अमरेंद्र जी फिर आपसे रूबरू है, हम सब लोग आपको देख पा रहे हैं। मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, और आप अपनी बातचीत को शुरू करें। अमरेंद्र जी। धन्यवाद सर, मुझे यह मौका देने के लिए कि मैं शोधार्थियों से अपनी कुछ बात रख सकूं और उनके साथ अपने बातचीत को साझा करते हुए उनके द्वारा बताए गए फीडबैक को भी अपने अध्ययन में और जोड़ सकूं। मैं आज आपसे
संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद पर बात करते हुए रोलाबार्थ और जैक देरिडा की यात्रा पर आपको ले जाना चाहता हूं। लेकिन इस यात्रा पर आपको ले जाऊं उससे पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी सबसे पहले देना चाहता हूं। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद का अध्ययन आपके अकादमिक सेहत में एक भिन्न किस्म का उछाल पैदा कर सकता है और आपके सोचने समझने की दिशा को भी बदल सकता है। इसलिए गुजारिश ये होगी कि आपको बहुत ही ध्यान से उन चीजों को समझना होगा, क्योंकि ऐसे कई पद इस बातचीत में मैं उपयोग करूंगा जिसका आपने आम प्रचलन में इसका उल्लेख आपने सुना न होगा, और जिन लोगों ने सुना होगा उसके लिए आवश्यक है कि उन पदों के भीतर जो अर्थ प्रवाहित हो रहे हैं उन अर्थों को वे एक नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। संरचनावाद का नाम जैसे ही हम इस पद का लेते हैं तो सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वह शास्यूर का आता है, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक था, रहने वाला स्वीडन का था। लेकिन शास्त्रों पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं संरचनावाद के जो आधारभूत तत्व हैं जिसके आधार पर संरचनावाद अपना विमर्श खड़ा करता है वो रखना चाहता हूं। संरचनावाद के बारे में दो तरह की धारणाएं काम करती थी। एक, अमेरिकी और ब्रिटिश ये दोनों ने मिलकर संरचनावाद का एक धरातल तैयार किया। यह धरातल मुख्यतः मानवीय सामाजिक संबंधों की संरचना को समझता था। मानवीय सामाजिक संबंधों की संरचना से वह संरचनावाद की तरफ आगे बढ़ता है। यूरोप के ब्रिटेन को छोड़ करके यूरोप के अन्य देश संरचनावाद के एक दूसरे स्कूल का निर्माण करते हैं जिसमें विचार एवं भाषा के धरातल पर संरचनावाद को खड़ा करते हैं। तो संरचनावाद के ये दो पद्धतियां हमारे सामने आती हैं। कहना यह होगा कि यूरोप ब्रिटेन को छोड़ करके यूरोप के सारे देश जिस तर्क को संरचनावाद के साथ खड़ा कर रहे थे वही तर्क सबसे अधिक प्रभावी रहा, यानी कि विचार एवं भाषा में संरचनावाद। तो और इसके लिए विचार एवं भाषा के बारे में बात करने के लिए शास्यूर जैसे भाषा वैज्ञानिक का संदर्भ संरचनावाद में सबसे पहले आता है। तो संरचनावाद क्या है? संरचनावाद दरअसल आप देखेंगे कि सबसे पहले संरचनावाद का संदर्भ 1900 से 1930 के दौरान केवल संदर्भ आता है, थियरी नहीं आती है, सिद्धांत नहीं है। संरचनावाद केवल एक बातचीत के तौर पर 1900 से 1930 के दशक के बीच में ये बातचीत शुरू होती है, लेकिन संरचनावाद विमर्श की दुनिया में 1960 के दशक में उत्पन्न होता है। और इसलिए संरचनावाद की जो ऐतिहासिक विकास क्रम है समझने की, वह अपने सिद्धांत में अनैतिहासिक हो जाता है। यह अनैतिहासिक कैसे होता है इस पर बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम यह समझें कि संरचनावाद के मूल में वो बात क्या है जिससे हम संरचनावाद कहते हैं। संरचनावाद मूलतः यथार्थता बोध का सिद्धांत है। यथार्थता बोध क्या है? यथार्थता बोध यानी कि हमारी विश्व चेतना, जिसको कि हम अपने आसपास के घटकों के माध्यम से समझते हैं, यह उसके बोध का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के दो बुनियादी आधार हैं। वह यह कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए या उसके अर्थ को समझने के लिए अर्थोत्पत्ति का आधार क्या है। पहला तो हम यह देखते हैं कि अर्थोत्पत्ति का आधार क्या है, और दूसरा हम कहते हैं कि अर्थोत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। तो आधार और प्रक्रिया का विश्लेषणों के माध्यम से हम संरचनावाद की तरफ जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी
ध्येय और अर्थोत्पत्ति का आधार। इसलिए संरचनावाद के बारे में बात करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह जो एक बौद्धिक आंदोलन है, यह 1960 के दशक में बहुत तेजी से फैला और फला फूला, लेकिन 1970 के बाद यह धीरे धीरे अपने ही अंतर्द्वंद्वों से, अपने ही द्वारा खड़े किए गए प्रश्नों के घेरे में आता है और इसी घेरेबंदी को तोड़ते हुए उत्तर संरचनावाद आगे विकसित होता है। इस पर हम बात करेंगे। संरचनावाद दरअसल की शुरुआत जो होती है वह सास्यूर ने अपने कुछ लेक्चर दिए। उस लेक्चर के माध्यम से संरचनावाद की पूर्व पीठिका उन्होंने प्रस्तुत की और इसलिए संरचनावाद का संदर्भ सास्यूर के उन अध्यापकीय व्याख्यानों से निकल करके आता है। यानी कि सास्यूर अपने व्याख्यानों में यह बार बार कहता रहा कि भाषा की जो संरचना है उसका अभिप्राय भाषा के विभिन्न तत्वों के मध्य संबंधों का एक तंत्र है। यानी कि जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसके बीच जो संबंधों का एक तंत्र है और जिसके उस तंत्र के आधार पर ही कोई भी भाषा बोली और समझी जाती है। यानी कि भाषा का एक तंत्र है, यानी कि भाषा एक संरचना में है। यदि संरचना से उसकी टूट फूट होती है तो वह अर्थ उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो उस भाषा की संरचना के बारे में सास्यूर बात करते हुए उसे संरचनावाद की पूर्व पीठिका तैयार करते हैं। तो यह संरचना क्या है? आप में से बहुत लोग नई समीक्षा आंदोलन के बारे में जानते हैं। नई समीक्षा में जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात की गई, स्ट्रक्चर मतलब संरचना और टेक्सचर मतलब विन्यास, तो उस नई समीक्षा में जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात की गई, तो जो उसमें स्ट्रक्चर है, संरचना है, वह संरचना जिस संरचनावाद के बारे में मैं बात कर रहा हूं उससे बिल्कुल भिन्न है। यह संरचनावाद के बारे में बात करते हुए आपको यह बताना होगा कि यह नई संख्या की संरचना से अलग बहस की बात है। यानी कि संरचना दरअसल भाषा की संरचना है। यह जो भाषा की संरचना है, तो क्या भाषा निरे अपने ऐतिहासिक संदर्भों, सांस्कृतिक संबंधों से हट करके आती है? नहीं, भाषा उसके बीच से आती है। इसलिए संस्कृति, भाषा, साहित्य के किसी व्यंजक या वर्ग की संरचना से अभिप्राय उस व्यंजक या वर्ग के तत्वों के मध्य जो संबंध है, उस संबंध के माध्यम से अर्थोत्पत्ति जो हो रही है वह संरचना की प्रक्रिया से निकल करके आती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि भाषा की संरचना से अर्थ कैसे आपके सामने आता है। आप में से सब लोग यह जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर कई रंगों के बल्ब जलते हैं, लाल, हरा और पीला। लाल का क्या अर्थ होता है? लाल मैंने लाल एक शब्द कहा, लाल जो रंग है, तो आपके मस्तिष्क में लाल रंग का एक इमेज बनता है। लेकिन ट्रैफिक में जो लाल बल्ब चल रहा है, उस लाल का क्या आशय है? रुकिए, वहां लाल के अर्थ में नहीं है, वहां लाल रुकने के अर्थ में है। वैसे ही हरा रंग के अर्थ में नहीं बल्कि जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है, और पीला थोड़ी देर रुकने के लिए। यानी कि ये जो रंग है यह अपना जो मूल अर्थ है उसको वो छोड़ देता है और ट्रैफिक पर वह जाने, रुकने और आगे बढ़ने के संदर्भ को ध्वनित करता है।
अपनी बनावट से अपना अर्थ ग्रहण करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात शास्त्रों ने स्थापित है। शास्त्रों ने एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बात आपके सामने रखी। उन्होंने कही कि भाषा दरअसल एक सिस्टम है और यह सिस्टम साधारण तौर पर बोली जाने वाली भाषा से भिन्न है, वह एक अलग सिस्टम है। और इसलिए उन्होंने भाषा की संरचना को समझने के लिए दो आधार बताए। संरचनावाद में इन दोनों बातों का उल्लेख बार बार आपको मिलता है। इस सिस्टम को समझने के लिए इन दो पदों का उल्लेख बार बार मिलता है। ये दो पद हैं लॉन्ग और पैरोल। लॉन्ग और पैरोल के बारे में बहुत सावधानी पूर्वक जानने की आवश्यकता है कि लॉन्ग क्या है, पैरोल क्या है। ये भाषा के सिस्टम तंत्र के ये दो पद हैं, लॉन्ग और पैरोल। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग भाषा के जो पूरी बनावट है, जो पूरा तंत्र है, उसको शास्त्रों ने लॉन्ग के अर्थ में समझा और पैरोल के बारे में कहा कि उस भाषा के पूरे तंत्र में जो वाक्य है, जो हम बोलते हैं, वह पैरोल है। यानी कि पैरोल लॉन्ग के भीतर, उस सिस्टम के भीतर एक यूनिट है। लेकिन ये यूनिट है, ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। भाषा में जब तक पैरोल नहीं होगा, यानी कि वाक्य में नहीं भाषा जब तक आएगी, तब तक उसके अर्थोत्पत्ति हमारे सामने नहीं आती है। तो लॉन्ग और पैरोल, इस दोनों में शास्त्रों ने एक द्वंद्वात्मक संबंध स्थापित किया और ये माना कि लॉन्ग की अवधारणा जो है वह पूरे समाज में रची बसी है। पैरोल भाषा के पूरे तंत्र के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकते। इसलिए जरूरी है कि जब तक भाषा का पूरा अस्तित्व नहीं होगा, पूरी संरचना नहीं होगी, यानी कि लॉन्ग नहीं होगा, पैरोल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा, हम जो बोलते हैं इसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि भाषा का एक पूरा का पूरा सिस्टम हमारे सामने नहीं आता है। शास्त्रों ने इसीलिए अपने इस संरचनावाद के सिद्धांत में शब्द केंद्रित जो चिंतन प्रक्रिया है, वर्ड सेंट्रिक थिंकिंग, इस प्रक्रिया को उन्होंने अपनी भाषागत अवधारणा के साथ जोड़कर यह बताया कि दरअसल संबंध का संरचना के साथ, यानी संबंधात्मक जो अवधारणा है वह संरचना को प्रभावित करती है, संबंधों की। और संबंध किसकी? जैसा कि मैंने पहले कहा कि संबंध संस्कृति की, साहित्य की, भाषा की, पूरे परिवेश का जो संबंध आपसे संबंध है, यही संबंध भाषा की संरचना को समझ के आधार पर विश्लेषित करती है। संरचनावाद मूलतः इस भाषाई खेल को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि जब मैं बात ये कह रहा हूं तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह संरचनावाद में भाषा इकाई के रूप में अर्थ ग्रहण नहीं करता, बल्कि यह मोटे तौर पर इकाइयों के आपसी मेल से अर्थ ग्रहण करता है। यानी कि यह बात मानती है कि किसी भी आख्यान की जो संरचना है, वह संरचना उसकी अंतर वस्तु में है, निरे शब्द में नहीं है, उसके अंतर वस्तु में है, उसकी जो अर्थोत्पत्ति है। मैं बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि भाषा के संदर्भ से जानने के लिए यह जरूरी है कि उस तंत्र के भीतर के तमाम जो पहलू हैं उसको यदि हम समझ लेते हैं तो वही हमें संरचनावाद की तरफ ले जाती है। इसलिए साहित्य में भी 1960 के दशक में संरचनावाद जो हमारे सामने आता है वह टेक्स्ट के माध्यम से, टेक्स्ट के विश्लेषण के माध्यम से हमारे सामने आता है।
असल में जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे एक बात और इसमें जोर देनी चाहिए, वो यह है कि भाषा केवल शब्दों के माध्यम से नहीं क्रियान्वित होती है, बल्कि भाषा कार्य करती है संकेत तंत्र के माध्यम से, यानी कि सिस्टम ऑफ साइन। जो सिस्टम ऑफ साइन है वह हमें भाषा के बारे में बताती है। शब्द भाषा के बारे में बात नहीं करती है, केवल नहीं करती है। इसलिए इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हम उस नुक्ते को पकड़े जहां से संरचनावाद अपनी पूरी बात कहती है, और ये बात कहते हुए वह कहती है कि इसे केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि इस एक पूरे साइंस सिस्टम के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। और साइंस सिस्टम वही जिसका उल्लेख मैंने पहले किया कि लाल साइन का अर्थ कोई रंग नहीं बल्कि जाने से है। तो लाल का अर्थ कुछ और हुआ और जाना शब्द एक दूसरा शब्द है, लेकिन हम लाल शब्द से जाने का अर्थ समझ रहे हैं। तो ये समझ की जो प्रक्रिया है वह एक अलग अलग प्रक्रिया है। मैं कुछ और भी आगे आपको उदाहरण दूंगा जिससे आप इस बात को समझ सकेंगे। एक और बात ये हम कहते हैं कि भाषा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाषा संबंधों के माध्यम से अपने अर्थों को ग्रहण करती है, उसी तरह से जो भाषा है वह स्वायत्त भी है। और यह जो स्वायत्ता है, यह स्वायत्ता एनार्किज्म की तरह स्वायत्त नहीं है बल्कि यह सिस्टमैटिक है। स्वायत्त तो है लेकिन यह सिस्टमैटिक है। इसलिए इसको समझने के लिए हमें उसके सिस्टम को, उसके तंत्र को समझना जरूरी है। इसलिए भाषा को जब मैं कहता हूं कि भाषा स्वायत्त है तो मैं कहता हूं कि भाषा का अपना एक स्वयं का यथार्थ भी है। तो भाषा का अपना एक यथार्थ क्या है? अब उस यथार्थ को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा जो मैं उदाहरण देने वाला हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मेरी बात को आप समझ पाएंगे कि भाषा स्वायत्त है लेकिन भाषा अपना एक यथार्थ स्वयं रचता है। उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द मैं भी कहता हूं, वृक्ष। वृक्ष कहते ही आपके मन में बात क्या कहती है, क्या उभरती है? वृक्ष यानी कि जिसमें एक मोटा तना होगा, उसमें टहनियां होंगी और पत्ते होंगे। साक्ष्यों ये बात कहता है कि वृक्ष शब्द में हम टहनियों की तरफ या पत्तों के आशय की तरफ कैसे जा सकते हैं? वृक्ष तो एक शब्द है। वृक्ष में यह तो लिखा हुआ नहीं है कि इसमें टहनी भी होगी, इसमें पत्ते होंगे। वह एक शब्द कह रहा है वृक्ष। आप इसे अर्थ ग्रहण कर लेते हैं कि जो वृक्ष हुआ जिसमें टहनियां हो, पत्ते। तो आप ये अर्थ कैसे समझा? जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रैफिक पर लिखा हुआ लाल है तो आप रुक जाते हैं। लाल का अर्थ आपने रुकने से कैसे ग्रहण कर लिया? किसने आपको ग्रहण करने के लिए कहा? उस लाल बत्ती में रुकने का अर्थ संयोजित कैसे हुआ? उसी तरह से इस वृक्ष में टहनियां और पत्ते कैसे जुड़ गए? आखिर कलम और कमल में, कमल कहते ही कमल वही होगा जो एक फूल की तरह दिखता है। उस फूल का नाम कुछ और भी हो सकता था। कमल कहते ही और कलम कहते ही हम दो भिन्न चीजें क्यों समझते हैं? यानी कि कहने का आशय यह है कि भाषा स्वायत्त है, यानी कलम स्वायत्त है, कमल स्वायत्त है, वृक्ष स्वायत्त है, लाल स्वायत्त है, लेकिन उसमें हम एक अर्थ की जो प्रक्रिया चल करके आई है जिससे कि हम जान पाए कि लाल का अर्थ रुकना होगा ट्रैफिक पर, वृक्ष का आशय टहनियों और पत्तों में से होगा, कमल का आशय फूल से होगा, कलम का आशय लिखने की एक प्रक्रिया से होगी। तो यह जो अर्थ हम उसमें अर्थ की जो उत्पत्ति उससे हो रही है उन शब्दों से, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन भाषा एक स्वायत्त है, उसका एक निजी उसका एक निजी अस्तित्व है। इसलिए शास्त्र कहता है
कि इस शब्दों और भाषा में संकेत चिन्ह, जिसका मैंने उल्लेख किया कि साइन ऑफ सिस्टम है, संकेत चिन्ह है, जिसमें उसी संकेत चिन्हों का एक तंत्र है जिस तंत्र से आप उसके अर्थ जानते हैं। यानी कि यही संकेत चिन्ह आगे जाकर के विश्लेषणों में संकेत विज्ञान यानी कि सिम्योटिक्स बनता है, जिसकी तरफ मैं यहां पे नहीं जाऊंगा। तो संरचनावाद में जो भाषा का खेल है, उस भाषा के खेल में कुछ ऐसी ध्वनियां, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी भाषा के पूर्वगामी रूप, ये सब कुछ जो है वह भाषा के अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यानी कि भाषा अगर एक स्वायत्त इकाई है तो हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा एक फॉर्म भी है, भाषा एक रूप भी है। यह कोई पदार्थ नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, यह एक रूप है। और इसलिए भाषा एक वह संरचना है जिसकी अपनी विधियां हैं। भाषा अलग अलग सामग्री रखने वाला संग्रह नहीं है, और ना ही यह एकमात्र संपर्क की बात है, बल्कि इसमें कई बाह्य चीजें हैं, कई बाह्य यथार्थ हैं, कई बाह्य यथार्थ बोध हैं इसमें, जिसके माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क में अभिक्रिया करती है, और यह अभिक्रिया करती हुई वह संरचना का निर्माण करती है, जिससे कि हम अर्थ समझते हैं और अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में या कविता के इतिहास में मुक्तिबोध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्तिबोध के निबंधों को पढ़ते हुए भाषा की इस संरचना के बारे में आप जान सकते हैं, या कि मुक्तिबोध को पढ़ने के लिए संरचनावाद का सिद्धांत हमें कई बार बहुत मदद करता है। मुक्तिबोध के निबंध वस्तु और रूप 1, वस्तु और रूप 2, वस्तु और रूप 3 और वस्तु और रूप 4, ये 4 निबंध हैं। इस चारों निबंध आपको बताते हैं कि भाषा की संरचना, संवेदना का निर्माण, ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है। संरचनावाद का सिद्धांत मुक्तिबोध के इन निबंधों को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। यानी कि संरचनावाद भाषा का एक तंत्र है, हमने ये स्पष्ट किया। हमने ये कहा कि भाषा की एक स्वायत्त इकाई है, हमने ये जाना, और हमने ये जाना कि भाषा अपना खेल एक साइन सिस्टम के माध्यम से करती है। तो यह तो संरचनावाद का भाषाई संदर्भ हुआ। साश्यूर ने इसको बड़े पैमाने पर स्थापित किया। इसके साथ एक और बात जो मुझे कहनी है, जिसका मैं उदाहरण दे रहा था आपको, कि साइन के माध्यम से या शब्द के सिस्टम के माध्यम से जब हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, यदि हम उसके सिस्टम को तोड़ दें तो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते। सिस्टम को तोड़ने का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण जो पीछे दिया, कमल। अब कमल में जो 3 लिपि है, क, म और ड, इन लिपियों को आप उलट फेर कर दीजिए। यदि आपने इसको उलट फेर कर दिया तो इसका अर्थ ग्रहण हम नहीं कर पाते। तो अर्थ कहां है? भाषा के सिस्टम में है, लिपि के सिस्टम में है, शब्दों के सिस्टम में है। तो उस सिस्टम को जैसे ही हम तोड़ते हैं, हमें अर्थ वह ग्रहण नहीं होता है, हम ग्रहण कर पाते हैं जो वो शब्द के माध्यम से वो अर्थ ग्रहण कर सकते थे। इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कमल इसलिए कमल है क्योंकि वह दलम नहीं है, वह कलम नहीं है। यानी कि तंत्र से जैसे ही हम उसको अलग करेंगे, उसके अर्थ अलग हो जाएंगे। इसलिए भाषा में जो संरचना है, साश्यूर के माध्यम से यह कई बार ये संरचनावाद अपने भाषाई स्ट्रक्चर से निकल करके दूसरे डिसिप्लिन को स्पर्श करना शुरू करता है, और दूसरे डिसिप्लिन में जाते ही यह बड़े किस्म से तोड़ फोड़ करना शुरू करता है। आप इसे अधिकांश लोग लेविस्ट्रास का नाम जानते हैं। लेविस्ट्रास एक मानव वैज्ञानिक विद्वान था। लेविस्ट्रास ने इस शब्द का, संरचनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने मानव
बारे में बात करते हुए वह सामाजिक विज्ञान के विश्लेषणों में इसका प्रयोग करता है और प्रयोग करते हुए वह प्रतीकों, चिन्हों और मिथकों की व्याख्या उस संरचना के माध्यम से करता है। तो लेविस्ट्रास ने संरचनावाद का एक नया आयाम सामाजिक विज्ञान में मिथकों और प्रतीकों के माध्यम से खोलने की कोशिश की है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, ये कहा जाता है कि सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में संरचनावाद का सबसे पहला प्रयोग इमाइल दुर्खिम ने किया। दुर्खिम, अच्छा एक बात मैं यहां और उल्लेख कर दूं कि संरचनावाद की जो पूरी बहस है, जैसा कि मैंने दो स्कूल का नाम आपके सामने लिया कि अमेरिका और ब्रिटिश ने एक बात मानी और ब्रिटिश को छोड़ करके शेष यूरोप ने एक तरह की बात मानी। लेकिन यह मुख्यतः यह पूरी बहस फ्रांस में केंद्रित रही। फ्रांस के अधिकांश दार्शनिक, फ्रांस के अधिकांश चिंतक ही हैं जिन्होंने संरचनावाद पर विशेष तौर पर काम किया। इसलिए संरचनावाद के बारे में बात करते हुए फ्रेंच दर्शन का अध्ययन भी एक स्तर पर आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपको यह जानना पड़ेगा कि फ्रेंच के दर्शन का जो इतिहास है उससे संरचनावाद कैसे हमारे सामने आता है। मैंने नाम लिया आपके सामने लेविस्ट्रास का, वह फ्रांस का ही मानवशास्त्री था। मैं भी नाम ले रहा हूं दुर्खिम का, दुर्खिम भी फ्रांस का था। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में संरचनावाद का सबसे पहला प्रयोग किया और लेविस्ट्रास ने इसको मानव विज्ञान में प्रयोग किया। लेविस्ट्रास ने मानवीय मस्तिष्क और मानवीय मस्तिष्क का जो के साथ में मिथक जो है, तो मानवीय मस्तिष्क और मिथक की अवधारणा का एक संश्लेषण संरचनावाद के माध्यम से तैयार करता है। आगे बढ़ करके आप देखेंगे कि संस्कृति के विश्लेषणों में इसका प्रयोग दो बड़े चिंतकों ने किया। यानी कि संस्कृति के विश्लेषण में संरचनावाद का इस्तेमाल दो बड़े चिंतकों ने किया। एक का नाम है मिशेल फुको। मिशेल फुको ये फ्रांस का था और टेरी ईगल्टन, बाद में संस्कृति के अध्ययन में टेरी ईगल्टन का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है और उत्तर संरचनावाद के बारे में टेरी ईगल्टन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मिशेल फुको भी उत्तर संरचनावाद में आते हैं। अच्छा एक बात और मैं यहाँ उल्लेख कर दूं कि जिन विद्वानों का नाम मैं ले रहा हूं उसमें से अधिकांश विद्वान संरचनावाद की थियरी पर काम करते करते, संरचनावाद जब 70 के दशक से आगे बढ़ता है तो यही विद्वान संरचनावाद की सीमाओं को गिनाते हुए उत्तर संरचनावाद की पीठिका तैयार करते हैं। यानी कि संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में दोनों में इन विद्वानों की जो आवाजाही है वो लगातार रहती है। तो मिशेल फुको, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सांस्कृतिक घटनाओं के अध्ययन में मिशेल फुको ने संरचनावाद के सिद्धांत का इस्तेमाल किया। उसे आगे बढ़ते हुए जॉन लका, जो लका है वो एक मनोविश्लेषणवादी विचारक रहे। लका ने मनोविश्लेषणों में संरचनावाद के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और यह समझने की कोशिश की कि मनोविज्ञान में जो भाषाई संरचना का संदर्भ है वह भाषाई संरचना का संदर्भ संरचनावाद के सिद्धांतों से किस तरह से जुड़ता है। इसके साथ एक और विद्वान हमारे सामने आते हैं, इसका नाम आप जानते होंगे, अल्थ्यूसर। अल्थ्यूसर इसको मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने में संरचनावाद का इस्तेमाल करते हैं और यह इस्तेमाल करते हुए वह वर्गीय संदर्भों में इस संरचना के संदर्भ को जोड़ते हैं। इन सभी विद्वानों ने संरचनावाद के नए नए आयाम खोले, लेकिन संरचनावाद को जिन दो लोगों ने सबसे अधिक प्रभावित किया उसमें एक नाम रोना बार्थ का है और दूसरा नाम जाक देरिदा का है। पश्चिम में संरचनावाद के महत्वपूर्ण चार विचारकों की तलाश की गई और उसे गैंग ऑफ फोर कहा गया। पश्चिम में गैंग ऑफ फोर के नाम से एक विचारधारा ही प्रचलित थी कि गैंग ऑफ फोर कौन? तो गैंग ऑफ फोर में एक नाम लिया जाता है लेविस्ट्रास का, दूसरा नाम लिया जाता है रोना बार्थ का, तीसरा लका का और चौथा फुको का।
लेकिन मैं जो यहाँ बात कह रहा हूं कि संरचनावाद और बाद में उत्तर संरचनावाद को समझने में सबसे अधिक जिन लोगों ने प्रभावित किया उसमें एक नाम रोना बार्थ और दूसरा जाक देरिडा का है। जाक देरिडा और रोना बार्थ दोनों की दो स्थितियां हैं। इन स्थितियों पर बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले उत्तर संरचनावाद की मैं एक पीठिका आपके सामने रख देना चाहता हूं जिससे आप ये समझ सकेंगे कि संरचनावाद से उत्तर संरचनावाद किस तरह से भिन्न है और यह भिन्नता का जो आधार है वह आधार क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संरचनावाद भाषाई सिस्टम के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करता है, उत्तर संरचनावाद भी भाषाई माध्यम से ही प्रस्तुत करेगा अपने आप को, लेकिन यह संरचनावाद की कुछ स्थापनाओं का प्रत्याख्यान यानी कि विश्लेषण करता है। मैं कह रहा हूं उसको काटता नहीं है, संरचनावाद को काट करके या उसको ध्वस्त करके उत्तर संरचनावाद सामने नहीं आता, बल्कि संरचनावाद का प्रत्याख्यान एक उसके विश्लेषण का एक अगला आधार उत्तर संरचनावाद तैयार करता है। उत्तर संरचनावाद जो है वह 7वें दशक के अंतिम दौर में बहस में हमारे सामने आता है और इसमें फिर से वही मैं नाम लूंगा कि इस उत्तर संरचनावाद की एक नई बहस को फूको, रोना बार्थ और लका ये तीन लोगों ने सबसे पहले प्रस्तावित किया और कहते हैं कि संरचनावाद से उत्तर संरचनावाद की तरफ जाने का जो एक टर्न है ये एक एथिकल टर्न है, एक नैतिक मोड़ है। यानी कि नैतिक मोड़ इसलिए है क्योंकि संरचनावाद की कई ऐसी सीमाएं थी जिसको एक नया मोड़ उत्तर संरचनावाद में मिलता है और एक नई व्याख्या सामने आती है और इसमें एक नया नाम उन तीन नामों के अलावा जुड़ता है, वह नाम है जूलिया क्रिस्टोवा का। वो भी जीवित है, बाकी जिन लोगों का मैंने नाम का उल्लेख किया वे अब जीवित नहीं है। तो संरचनावाद ने जिन वैज्ञानिक वस्तुपरक अपेक्षाओं को जन्म दिया अपने सिद्धांत में, उत्तर संरचनावाद उन्हीं वैज्ञानिक वस्तुपरक अपेक्षाओं को नए सिरे से विश्लेषित करता है और वह संरचनावाद की आपत्तियों को आत्मालोचन की तरह प्रस्तुत करता है। यानी संरचनावाद से उत्तर संरचनावाद इस तरह से भिन्न है कि उत्तर संरचनावाद यह कहता है कि एक संकेतक के एक से ज्यादा संकेतित हो सकता है। यानी संकेतक मतलब वह चीज जिससे हम एक अर्थ ग्रहण करते हैं, वह एक दूसरे अर्थ की तरफ संकेत करता है। जैसे हमने कहा लाल रंग तो संकेत किया हमें रुकने के अर्थ में, तो लाल रंग रुकने के अर्थ संकेत करता है, लाल संकेतक हो गया और उसका जो रुकने का अर्थ ग्रहण किया वह संकेतित हो गया। उत्तर संरचनावाद ये कहता है कि एक संकेतक के कई संकेतित हो सकते हैं। यानी कि हम एक शब्द बोलते हैं, उस शब्द से हम एक से अधिक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक शब्द, मैं एक शब्द का उल्लेख कर रहा हूं, जवान। जवान का क्या अर्थ ग्रहण करते हैं आप? जवान का एक अर्थ हुआ जीवा और दूसरा अर्थ हुआ भाषा। जवान का एक अर्थ भाषा भी होता है और जवान का एक अर्थ जीवा भी। तो एक संकेतक के कई संकेतित हो सकते हैं, इसकी स्थापना उत्तर संरचनावादी करते हैं और ये करने में वे बताते हैं कि शब्द एवं अर्थ का जो एकत्व है उसका तार्किक जो रूप है, यानी कि एक शब्द का एक अर्थ होगा, उसका जो तार्किक रूप है उसको कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इस शब्द का यही अर्थ होगा।
उत्तर सत्यवाद ने यही कहा कि इस शब्द का यही अर्थ होगा, इसको हम तर्कशः कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि उसने कहा उत्तर सत्यवादियों ने कि शब्द जो है, प्रत्येक शब्द अपने अर्थ के लिए दूसरे शब्दों का मुखापेक्षी है। एक शब्द निरे अपने अकेलेपन में कोई अर्थ नहीं ग्रहण करता, वह एक शब्द दूसरे शब्दों का मुखापेक्षी है। तो दूसरा शब्द है वह अपने तीसरे शब्दों का मुखापेक्षी होगा, तीसरा चौथे के, चौथा पांचवें के, पांचवा छठे के। यह क्रमशः जो है एक चेन है शब्दों को ग्रहण करने में। यानी शब्द अपने स्थान पर दूसरे शब्द और उन दूसरे शब्दों से हर एक शब्द अपना अर्थ ग्रहण करता है, अपनी परिभाषा बनाता है। यानी क्या है इसका अर्थ? यानी प्रत्येक शब्द अर्थ बन जाता है और प्रत्येक अर्थ शब्द बन जाता है। यह एक भाषाई खेल है। मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द के, प्रत्येक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के मुखापेक्षी है। ये उस पर निर्भर करता है इसका अर्थ क्या होगा, और ये चेन की तरह चलता है। तो यानी कि प्रत्येक शब्द एक अर्थ भी है और प्रत्येक अर्थ एक शब्द भी है। इसलिए मूल बात जो पहले मैंने कही कि एक संकेतक के ज्यादा संकेतित हो सकते हैं और वह एक ही अर्थ ग्रहण नहीं करेगा। और यही एक एथिकल टर्न है स्वप्नवाद से उत्तर स्वप्नवाद की तरफ। यानी कि जब प्रत्येक शब्द अर्थ बन जाता है और प्रत्येक अर्थ शब्द बन जाता है, तो उत्तर स्वप्नवाद दरअसल इस बात की खोज करता है कि शब्द किस प्रकार अर्थ दर अर्थ उत्पन्न करता है और वे अर्थ दर अर्थ किस प्रकार तरंगायित होकर एक भाषाई सिस्टम का निर्माण करते हैं। साहित्य में यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसका संदर्भ मुक्तिबोध ने अपने लेखन में, अपने गद्य लेखन में बार बार किया है। यानी कि मैं उत्तर स्वप्नवाद के बारे में जब यह कह रहा हूं, अर्थ एक शब्द एक दूसरे शब्द का मुखापेक्षी होता है, तो मैं यह कह रहा हूं कि दरअसल उत्तर स्वप्नवाद में मूल पाठ शब्द केंद्रित न होकर पाठ केंद्रित है। यानी कि शब्द केंद्रित मतलब लोगोसेंट्रिक। यह लोगोसेंट्रिक ना होकर के यह इंटरटेक्सुअल है। यानी कि मूल पाठ, जो मूल पाठ है वह शब्द केंद्रित नहीं है, वह इंटरटेक्सुअल है। मूल पाठ क्या हुआ? मूल पाठ वह हुआ कि कोई भी पुस्तक या कोई भी अवधारणा या कोई भी लेखक विशेष को पढ़ करके उस समय पाठक दरअसल उस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा होता, उस अवधारणा को नहीं पढ़ रहा होता, उस लेखक को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि पाठक एक समय, एक संस्कृति और जो एक समाजगत संदर्भ विशेष है उसका अध्ययन कर रहा होता है। यही है इंटरटेक्सुअलिटी, कि आप इंटरटेक्सुअलिटी में जो आपके हाथ में किताब है, सिर्फ उस किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, उस किताब में जो अवधारणा है, जो विचार है या कि जो भाषा है, आप उसको नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि उस किताब के माध्यम से एक पाठक एक पूरे संदर्भ को, उस पूरे संदर्भ जिसमें संस्कृति है, जिसमें समाजगत विशेषता है, जिसका एक विशेष संदर्भ है, उसको पढ़ रहा होता है। इसलिए उत्तर स्वप्नवाद इंटरटेक्सुअलिटी पर बल देता है। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी बात की, यह बात कुछ समझ में आप लोगों को आई है? अगर आप में से कोई बताए हमको कि कुछ समझ में आ रही है
तो बात मैं आगे बढ़ाते हुए फिर मैं जाऊं रोना बार्थ की तरफ और जैक देरिडा की तरफ। जितनी बातें मैंने अभी कही आपसे, क्या वो स्पष्ट कुछ हो पा रही हैं आप में से किसी को बताएंगे? जी सर, जी सर। तो मूल बातें हमने इसमें क्या की? भाषा एक यादृच्छिक विधान है और ठीक है जी सर, और भाषा में अर्थ जो होता है वो टेक्स्ट से आता है, न कि मतलब जो शब्द होते हैं उनमें अर्थ आपसी समन्वय से आता है, आपसी उनके जो तत्व विधान है उनसे आता है, न कि कहीं बाहर से आता है। बिल्कुल सही है। और इसलिए भाषा की इकाई स्वायत्त होते हुए भी वह एक सिस्टम के भीतर ही अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है जी तो मैं आगे बढ़ूं रोना बार्थ की तरफ जाऊं? जी सर। या उससे पहले मैं जॉर्ज लका के बारे में बता दूंगा आपको, क्योंकि संस्नावाद के बारे में बात करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने लका आएंगे, मिशेल फूको आएंगे, जूलिया क्रिस्टोवा आएंगी, अल्थ्यूसर आएंगे। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको सिर्फ रोना बार्थ और जैक देरिडा के बारे में कहूं तो आप में यह भ्रम पैदा ले कि संस्नावाद और उत्तर संस्ना के बारे में बात करते हुए सिर्फ बार्थ और देरिडा को ही जानना चाहिए। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको जूलिया क्रिस्टोवा के बारे में जानना होगा, आपको जॉर्ज लका के बारे में जानना होगा, आपको अल्थ्यूसर के बारे में जानना होगा, फूको के बारे में जानना होगा और टेडी गल्टन के बारे में जानना होगा। तो मैं जॉर्ज लका को छोड़ता हूं। बेहतर होगा कि मैं सीधे रोना बार्थ के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं और उसके बाद देरिडा के बारे में बात करूंगा और थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो ये बात बहुत देर तक कम से कम 2.5 घंटे मुझे लगेंगे रोना बार्थ तक बात करते हुए। रोना बार्थ जो है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया और रोना बार्थ की जो चिंतन धारा है वह